नमस्कार। आज हमारे पास एक लेख है जो गुजरात की राजनीति में एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहा है। जी। ये लेख भरूच के डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा का है और इसमें वो हाल के पंचायत चुनावों को लेकर एक साजिश की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये साजिश आदिवासी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी है। ईमानदारी से कहूँ तो ये पढ़ने से पहले मुझे भी इस मुद्दे की इतनी गहराई का अंदाजा नहीं था। लेख की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सवाल है, क्या आदिवासी समुदाय को जानबूझकर दबाया जा रहा है? बहुत सीधा सवाल है। बिल्कुल। तो आज हम इसी दावे की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि लेखक अपने इतने बड़े आरोप के पक्ष में क्या तर्क और क्या सबूत दे रहे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला सिर्फ कुछ सीटों के गणित का नहीं है। नहीं, जैसा लेखक साफ करते हैं, ये सीधे सीधे लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के, आप कह सकते हैं, मूल सिद्धांत और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अच्छा। उन्होंने अपने दावे को हवा में नहीं उछाला, बल्कि इसे साबित करने के लिए भरूच जिले का एक बहुत ही ठोस उदाहरण सामने रखा है। तो चलिए फिर सीधे उसी उदाहरण पर चलते हैं। जी। लेखक हमें गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया तालुका में ले जाते हैं। अब इस जगह की खास बात है ना? बिल्कुल। झगड़िया एक अनुसूची 5 यानी शेड्यूल 5 के तहत आने वाला इलाका है। शेड्यूल 5 एरिया। अच्छा। हाँ, और यहाँ अनुसूची 5 का जिक्र बहुत जरूरी है। क्या मतलब है इसका आसान भाषा में? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये संविधान के तहत एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये आदिवासी बहुल इलाकों को दिया जाता है ताकि वहां की जमीन, संस्कृति और खास तौर पर स्थानीय शासन पर आदिवासियों का नियंत्रण बना रहे। अच्छा, मतलब एक तरह का संवैधानिक संरक्षण। बिल्कुल। इसीलिए इन इलाकों में सीटों के आरक्षण का मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है। तो एक ऐसा इलाका जिसे संवैधानिक तौर पर आदिवासी हितों की रक्षा के लिए विशेष दर्जा मिला हुआ है। जी। और लेखक बताते हैं कि यहीं की जिला पंचायत की 4 सीटों के बंटवारे में ही सारा खेल हुआ है। वो आंकड़े क्या हैं? आंकड़े बहुत सीधे और साफ हैं और शायद इसीलिए चौंकाने वाले भी। बताइए। झगड़िया तालुका की 4 जिला पंचायत सीटों का बंटवारा इस तरह से किया गया है। पहली सीट है धारोली, जो अनुसूचित आदि जाति मतलब एसटी महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए, दूसरी सीट राजपाडी सामान्य महिला के लिए है। सामान्य महिला। तीसरी सीट सुल्तानपुरा अनारक्षित सामान्य है और चौथी सीट वाघपुरा वो भी सामान्य महिला के लिए रखी गई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज साफ करनी पड़ेगी। ये सामान्य महिला और अनारक्षित सामान्य सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, सामान्य महिला सीट का मतलब है कि उस पर किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकती है, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी। बिल्कुल। और अनारक्षित सामान्य सीट तो पूरी तरह से खुली हुई है। मतलब कोई भी जिस पर किसी भी समुदाय का कोई भी उम्मीदवार, पुरुष या महिला, चुनाव लड़ सकता है। तो कुल मिलाकर 4 में से 3 सीटें ऐसे हैं जो गैर आदिवासी उम्मीदवारों के लिए भी पूरी तरह से खुली हुई हैं। सही पकड़ा आपने। तो अब तस्वीर साफ हुई। एक ऐसा इलाका जहां की ज्यादातर आबादी आदिवासी है जी, और जिसे संवैधानिक संरक्षण भी मिला हुआ है, वहां 4 में से सिर्फ 1 सीट आदिवासी समुदाय के लिए पक्की है। बस एक। और लेखक इसी को एक षड्यंत्र कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा शब्द है। बिल्कुल। और षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि लेखक इसे महज एक प्रशासनिक चूक या कोई लापरवाही नहीं मान रहे। षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल ये जोर देता है कि उनके अनुसार ये एक सोची समझी, व्यवस्थित और जानबूझकर की गई कोशिश है। और यही बात इसे और भी गंभीर बना देती है। जी, उनका तर्क है कि कानूनी तौर पे शायद इसे सही ठहरा दिया जाए, लेकिन ये नैतिक और संवैधानिक भावना के हिसाब से पूरी तरह गलत है। मतलब कानून के अक्षर और कानून की आत्मा का टकराव। बिल्कुल वही। और लेखक के मुताबिक इस सीट बंटवारे से भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज है। क्या? इस पूरे मुद्दे पर छाई हुई खामोशी। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। जी, और वो इस चुप्पी को एक बहुत बड़े खतरे का संकेत मानते हैं। और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। वो साफ साफ कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी चुप है, जो चलिए स्वाभाविक लग सकता है, ठीक है, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह से मौन है। यहाँ तक कि वो नेता जो खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, उनकी तरफ से भी कोई आवाज नहीं उठी है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? आमतौर पर तो विपक्ष ऐसे मुद्दों को तुरंत उठाता है। हाँ, सरकार को घेरने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? वही तो।
तो इस सामूहिक चुप्पी के पीछे क्या राजनीतिक कारण हो सकते हैं? लेखक कुछ इशारा करते हैं इस पर? लेखक सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में जरूर कहते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि क्या सभी पार्टियों के बीच कोई अघोषित सहमति बन गई है? अच्छा। क्या ये मुद्दा किसी भी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में फिट नहीं बैठता? और सबसे तीखे सवाल वो आदिवासी समुदाय से चुनकर आए विधायकों और सांसदों पर उठाते हैं। उनके अपने नुमाइंदे। जी, वो पूछते हैं कि आपकी पहली जिम्मेदारी अपनी पार्टी के प्रति है या उस समुदाय के प्रति जिसने आपको वोट देकर जिताया है? ये तो सीधे सीधे उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना हुआ। वो उन चुने हुए प्रतिनिधियों से क्या उम्मीद करते हैं? उनकी उम्मीदें बहुत साफ हैं। वो कहते हैं कि इन जनप्रतिनिधियों का काम है राज्यपाल और राष्ट्रपति को जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। क्यों? क्योंकि अनुसूची 5 क्षेत्रों के असली संरक्षक तो वही हैं। अच्छा। लेकिन लेखक 2 बहुत ही परेशान करने वाली संभावनाएं जताते हैं। पहली, कि क्या इन नेताओं को सिर्फ अपनी पार्टी का टिकट और पद प्यारा है और अपने समुदाय के हितों की कोई फिक्र नहीं। हाँ, और दूसरी जो और भी गंभीर है, वो पूछते हैं कि क्या ये नेता भी उनके शब्दों में जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक हक छीनने वालों के साथ मिल गए हैं? बिल्कुल। लेखक एक के बाद एक कई चुभते हुए सवाल पूछते हैं। पहला, क्या अनुसूची 5 क्षेत्रों का कानूनी संरक्षण सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है? सिर्फ कागजों पर? क्या ये बस संविधान की किताब में लिखी हुई अच्छी बातें हैं जिनका जमीन पर कोई मतलब नहीं? दूसरा सवाल, जब आदिवासी बहुल इलाकों से आदिवासी प्रतिनिधि ही नहीं चुने जाएंगे तो विधानसभा या संसद, जिला पंचायत में उनकी आवाज कौन बनेगा? सही बात है। उनके जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दे, उनकी संस्कृति, उनकी जरूरतों की बात कौन करेगा? और शायद सबसे सीधा सवाल, क्या ये उनके संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन नहीं है? लोकतंत्र का मतलब ही प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल। अगर एक बहुसंख्यक समुदाय को उसी के इलाके में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, तो ये तो लोकतंत्र की मूल भावना पर ही हमला है। और फिर वही सवाल जो बार बार लौट कर आता है। जी, लेखक पूछते हैं, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान लेगा? क्या कोई जांच होगी? ये एक ऐसी स्थिति है जहां सवाल बहुत है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। और ये चुप्पी ही लेखक के शक को एक तरह से यकीन में बदल देती है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी के घर में 4 कमरे हों लेकिन उनसे कहा जाए कि आप सिर्फ एक ही कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी 3 कमरे बाहर वालों के लिए खुले रहेंगे। हाँ, गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो अगर ये सब सच है और ऐसा ही चलता रहा तो इसका अंजाम क्या होगा? लेखक भविष्य की क्या तस्वीर दिखा रहे हैं? वो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। उनका कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो धीरे धीरे आदिवासी इलाकों की पंचायतों और विधानसभाओं से आदिवासी प्रतिनिधि ही गायब हो जाएंगे और उनकी जगह गैर आदिवासी नेता ले लेंगे जिन्हें शायद स्थानीय मुद्दों, जरूरतों और संस्कृति की उतनी समझ न हो। विकास की योजनाएं ऊपर से थोपी जाएंगी जो समुदाय की जरूरतों के हिसाब से नहीं होंगी। और अंत में आदिवासी समुदाय अपने ही घर में राजनीतिक रूप से बेआवाज और हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है या लेखक आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए कोई रास्ता भी सुझाते हैं? नहीं, वो सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते और यही इस लेख की सबसे खास बात है। अच्छा। वो जिम्मेदारी केवल नेताओं या सिस्टम पर डालकर खत्म नहीं करते बल्कि आम नागरिकों को उनकी अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। वो एक पूरा एक्शन प्लान देते हैं, एक कार्रवाई की सूची कि लोग क्या कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये दिलचस्प है। क्या है वो मुख्य बिंदु? उन्होंने कुल 8 रास्ते सुझाए हैं। पहला और सबसे जरूरी, जागरूकता फैलाना। कैसे? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और आपसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। दूसरा, अपने स्थानीय नेताओं से सीधे सवाल पूछना। अपने विधायक, सांसद के पास जाकर पूछना कि आप इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उन्हें जवाबदेह बनाना। ये तो सीधी कार्रवाई हुई। और इसके अलावा? तीसरा, औपचारिक कदम उठाना। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखना और अपने क्षेत्र में सीटों के बंटवारे पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराना। और चौथा, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, अनुसूची 5 क्षेत्रों के संरक्षक वही होते हैं। 5वां, मीडिया यानी अखबारों और न्यूज चैनलों का ध्यान इस ओर खींचना ताकि ये एक बड़ी बहस का मुद्दा बन सके। ये तो हुए संस्थागत तरीके। क्या समुदाय के स्तर पर भी कुछ करने का सुझाव है? बिल्कुल। छठा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आदिवासी समुदाय के सभी लोगों और संगठनों का एकजुट होकर
इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। क्योंकि एक संगठित आवाज का असर ज्यादा होता है। बिल्कुल। 7वां, अगर इन सब तरीकों से बात ना बने तो कानूनी कार्रवाई करना, यानी अदालत का दरवाजा खटखटाना। लेकिन कानूनी लड़ाई तो बहुत लंबी और महंगी होती है, क्या ये आम लोगों के लिए मुमकिन है? ये मुश्किल जरूर है, लेकिन लेखक इसे एक जरूरी विकल्प के तौर पर देखते हैं, खासकर जब कई लोग या संगठन मिलकर ऐसा करें। ठीक है, और आखिरी सुझाव? और उनका 8वां और आखिरी सुझाव सीधे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत से जुड़ा है, वोट की ताकत। अच्छा। वो कहते हैं कि अगले चुनावों में अपनी आंखें और कान खुले रखें और वोट उसी उम्मीदवार या पार्टी को दे जो आदिवासी हितों की रक्षा करने का ठोस वादा और इरादा दिखाए। ये तो नागरिक सक्रियता का एक पूरा रोड मैप है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों और अदालतों तक हर स्तर पर लड़ने का एक तरीका बताया गया है। सही कहा। लेखक एक तरह से ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम आपकी नहीं सुन रहा है तो चुप मत बैठिए, सिस्टम को सुनने पर मजबूर कीजिए। हाँ, ये संदेश सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर उस नागरिक के लिए है जिसे लगता है कि उसकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये लेख सिर्फ कुछ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। निश्चित रूप से ये लेख हमें याद दिलाता है कि संविधान में दिए गए सुरक्षा के प्रावधान सिर्फ कानूनी औपचारिकताएं नहीं है। अनुसूची 5 जैसे प्रावधानों का एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक मकसद था। भारत के सबसे पुराने और अक्सर सबसे वंचित समुदायों में से एक को सशक्त बनाना, उन्हें सम्मान देना। और लेखक का पूरा लेख इसी मकसद पर हो रहे हमले की ओर हमारा ध्यान खींचता है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हम नियमों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या हम उस भावना का भी सम्मान कर रहे हैं जिसके लिए वो नियम बनाए गए थे। बिल्कुल। और अंत में ये लेख हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या? जब लोकतंत्र की औपचारिक प्रणालियां जैसे कि चुनाव और सीट आरक्षण किसी समुदाय की उम्मीदों और अधिकारों को पूरा करने में नाकाम होने लगे, तो उस समुदाय के आम नागरिकों, उसके नेताओं और बाकी समाज की ये सुनिश्चित करने में क्या भूमिका और क्या जिम्मेदारी बनती है कि किसी की भी आवाज अनसुनी न रह जाए और सबके अधिकारों की रक्षा हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।